नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। यूपी में विधानसभा चुनाव में भले ही देर हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके लिए तैयारी तेज हो चुकी है। यहां सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल सपा के बीच खूब जुबानी तीर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रदेश में सूखे, बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि 1 घंटे से अधिक नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सदन में बोले, लेकिन उन्हें सूखे, बाढ़ के नाम पर केवल गोरखपुर का जलभराव याद आया। दरअसल जो जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वो गरीबी की समस्या क्या समझेंगे। सरकार बाढ़, सूखे से प्रभावित हर किसान की पूरी मदद करेगी। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच 5 सवाल जवाब को लेकर तीखी बहस भी छिड़ी। सदन में 2 घंटे से अधिक के अपने संबोधन में सीएम ने अपने कार्यकाल में किसानों के लिए उठाए गए कदम का आंकड़ों के साथ ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि किसान की कोई जाति मत मजहब नहीं है, किसान की एक जाति है और वो है किसान। योगी ने दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ा, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुम्हें यकीन नहीं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि विपक्ष के जन विरोधी रवैये के कारण ही 2014, 2017, 2019 और 2022 में जनता ने जनादेश नहीं दिया। 2024 में भी जनता यूपी में विपक्ष को 0 पर लाने का मन बना चुकी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि 6.5 साल के कार्यकाल में सरकार की पहचान बदल गई है। पहले ये चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान का दावा करते थे, लेकिन अब इनकी पहचान नफरत, महंगाई और भ्रष्टाचार बन गया है। नेता सदन यानी कि सीएम योगी का दूसरा कार्यकाल है, लेकिन अपने शहर का जल भराव तक नहीं ठीक करवा पाए। आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं टमाटर। ये आपका बस नारा है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अब सवाल ये है कि इस तकरार के बीच योगी या अखिलेश किसे चुनेगा उत्तर प्रदेश? बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है। जिस तरह से दोनों ही तरफ से तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जवाब और सवाल दोनों ही दागे गए, तो इससे ये साफ हो जाता है और बड़ा सवाल भी जनता के सामने खड़ा होता है कि इस बार इस तकरार के बीच में योगी और अखिलेश को चुनने की बारी आएगी जनता की, तो किसको आगे रखा जाएगा, योगी या अखिलेश? किसे चुनेगा उत्तर प्रदेश? इसी पर आज बातचीत करेंगे और इसी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। तो कमल की चाहते हैं हमेशा। तो ऐसा क्या है कमल में? बस अपना अपना इच्छा है। कमल अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कमल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना मंदिर बना दिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है अपन योगी आदित्यनाथ जी की तरफ सरकार चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से सारा सुख शांति है, बढ़िया चल रहा है यूपी में और बढ़िया ही चलेगा। कोई गुंडागर्दी नहीं है, अपना मस्त काम चल रहा है, अपना सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं और अच्छा विकास है गाजियाबाद में। किसकी सरकार चाहते हैं आप? जी, सरकार तो हम तो बीजेपी की ही चाहते हैं, समझे, और योगी सरकार की ही बने। क्यों, कैसा है ना, जितने माफिया थे गाजियाबाद में, जितने जहां कहीं भी थे, सबका सालों का इनकाउंटर हो गया, समझो। और जो आए दिन कहीं कुछ ड्रामेबाजी होती थी, कहीं वहां किडनैपिंग हो गई, कहीं वहां चोरी हो गई, कहीं वहां राजनी हो गई, समझे। कम से इससे तो राहत है ही है। आदमी खून पसीने से एक एक पैसा कमाता है, 2 मिनट में आके ले जाते हैं। 2024 में डंके की चोट पे भाजपा ही आएगी, क्योंकि हम लोग शुरू से पहले से ही भाजपा को सपोर्ट करते हैं और योगी जी के साथ रहे हैं, योगी जी के जगह से हैं, ठीक है। तो हमेशा हम योगी जी के साथ हैं और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं गलत किया जिससे कि हम उनके खिलाफ हों, ठीक है। सर, हम तो बीजेपी की ही देखना चाहेंगे सरकार, जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। प्लस जो काम किया है योगी जी ने, आज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मगर योगी जी से एक गुजारिश है कि जितनी भी ऑनलाइन फ्रॉड या धोखाधड़ी हो रही है, उनके खिलाफ जरा अच्छे से कार्रवाई कीजिए, क्योंकि बहुत आदमी फंसे पड़े हैं, हमारे जैसे हम खुद फंसे पड़े हैं। अरे बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे बदमाश खत्म कर दिया, मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, सबसे बदमाश खत्म कर दिया। बदमाश पहले थाने में कोई नहीं सुनता था, अब थाने में सब लोग सुनते हैं। हम जाते हैं थाना में, जाते हैं, आराम से बात होते हैं, पहले तो बातें नहीं सुनता था।
तो अब इसको लेकर जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आने लग गई है। जनता किसके साथ है, खुलकर अपनी बात को सामने रख रही है। योगी या अखिलेश किसे चुनेगा उत्तर प्रदेश, इसी पर बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। आरके मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं। आरके मिश्रा जी, जमकर तकरार उत्तर प्रदेश किसका इस बार? बड़ा सवाल यही बन रहा है बार बार, क्योंकि जिस हिसाब से शायद इसी की जद्दोजहद हमने देखी भी, विधानसभा में देखने को मिली, लेकिन आपने ये साफ कर दिया कि योगी यूपी में असली हीरो और 24 में अखिलेश होंगे जीरो। कैसे? जी, निश्चित तौर पर हमने देखा जो कि किस तरह से यूपी के अंदर में अभी आप रिएक्शन दिखा रही थी, यही जनता का मूल, यही जो रिएक्शन है, ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है, मैं इसी के बलबूते ये कह रहा हूं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 2024 के अंदर में भी आप देखेंगे जो कि फिर भी कमल ही खिलेगा और निश्चित तौर पर जो जनादेश, जो जनाशीर्वाद मिलेगा वो भाजपा को ही मिलेगा। आपने देखा होगा जो किस तरह से कल मैं विधानसभा का सत्र देख रहा था, विधानसभा में जो बहस चल रही थी, जो क्वेश्चनिंग चल रहा था, मैं वो बिल्कुल देख रहा था मैं उसको, और एक एक चीज योगी जी ने अक्षरशः एक डाटा, एक आंकड़े के साथ उन्होंने पूरा कंपैरिजन करके, तुलनात्मक अध्ययन करके जो जनता के सामने अपनी रिपोर्ट रखी, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो इनको समाजवादी पार्टी को 4 बार सत्ता संभालने का मौका मिला, लेकिन जो पिछड़े दलित और किसान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है पिछड़े दलित और किसान जो अगर इन्होंने काम किया रहता है तो आज 2022 से 23 के अंदर में इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने 4 बार सत्ता संभालने के बाद बेहतर नहीं किया, आज वो जरूरत नहीं रहती है, आज हम उससे आगे विकास करते। लेकिन जिस तरह से जो प्रगति हुई, जो विकास हुआ, वो हम लोगों ने सबने देखा और जनता बिल्कुल उब चुकी थी खास करके। और जो मद देखें और जो विषय देखें, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डेवलपमेंट हो, चाहे बिजनेस का एक माहौल हो, यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात हो, हर एक मुद्दे, हर एक विषय जनता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आपने तो अपनी दावेदारी इतनी मजबूती से ठोक दी है कि 2024 तो छोड़िए, 2027, 2032 तक की भी बात कर दी कि बीजेपी ही आएगी। और सलाह भी दे रहे हैं कि जो सपा में है वो भी छोड़ के अपना अपना रास्ता नापे। देखिए वक्ता जी, मैं एक चीज यहाँ पर कर रहा हूँ, इनका काम है तकरार करना, हाँ। हमारा काम है काम करना, जनता के लिए खड़े रहना, जनता के मुद्दे को प्रखरता से उठाना। आपने देखा होगा जो किस तरह से, ये तो आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ संसद में भी आपने देखा जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया था, वो विपक्ष खुद ही वॉकआउट करके चला गया और उसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि वो जानते थे जो इतनी घोर बेइज्जती, जब जनता का विश्वास आपके प्रति हो और उसके बाद आप विश्वास करते रहे, जो 21 दिन 22 दिनों से एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, आपने देखा किस तरह से बिल्कुल तुलनात्मक रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो विषय संसद के ठीक है। आरके मिश्रा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सपा हो या विपक्ष हो, पूरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि चुनाव पास है। रविंद्र प्रताप जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सलाह दे रहे हैं आपको बीजेपी की तरफ से कि जो सपा में है अपना अपना रास्ता चुन लें, क्योंकि 2024 में सपा जीरो होने वाली है, एक भी सीट उससे मिलेगी नहीं, तो जो भी सपा में है उनको छोड़कर अब अपना रास्ता तय किया जाए। आपकी तरफ से ये भी लगातार कहा गया कि सरकार सवालों से भाग रही है, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है, तो क्या अब आप संतुष्ट हैं? सरकार ने आपने सवाल रखे और सरकार ने सभी के जवाब दिए। सलाह तो मिश्रा जी को देना चाहिए, आदित्यनाथ जी को। वो लोग बीजेपी को हराते रहे हैं 63 साल तक, तो उनको ये सलाह देते कि अब मत हराइएगा। अब रही सपा की बात, सपा 55 से है, सपा के बल पे ही भारतीय जनसंघ सत्ता में आई थी, सपा के बल पे ही भारतीय जनसंघ पहली बार केंद्र में गई थी, सपा के चलते ही 89 में आई थी। तो ये इनका जो घमंड है, अहंकार छोड़िए, ये मुद्दों को अकल में भटकाना चाहते हैं। 5 सवाल पूछे थे माननीय अखिलेश जी। एक सवाल था टमाटर पे, ठीक है, टमाटर प्रतीक था महंगाई का। मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, उन्होंने अपने उन व्यापारी मित्रों को किनारे कर दिया, बिचौलियों को, और हंसी मजाक करने लग गए उस पे, महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पे। दूसरा सवाल था सांड का, सांड प्रतीक है किसान की समस्या का, कोई जवाब नहीं दे पाए।
खाली बूचड़ खाना होना करने लग गए, जबकि इनके 9 साल के राज में 700 करोड़ रुपए गोमांस का व्यापार बढ़ा है। इसके आंकड़े की बात कर रहे थे, इतना भी आंकड़ा नहीं आदित्यनाथ जी के पास में। तो साढ़ का भी जवाब नहीं दिया, जो किसानों की मुख्य समस्या है। तीसरी समस्या थी नौकरियों की, बेरोजगारी की, और उसमें जो हमारा पिछड़ा गरीब, दलित, वंचित संप्रदाय है, उसको उसकी भागीदारी की कुछ जवाब नहीं दे पाए। जवाब दे तो रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जमीनी हकीकत तो पता ही नहीं है सपा को, काम कितना हुआ है, यही बीजेपी की बार बार तरफ से ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ आर.के. मिश्रा जी भी कह रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, पहले पूरा 5 प्रश्न सुन लीजिए। आदित्यनाथ जी को पढ़ के आना चाहिए था नीति आयोग की रिपोर्ट, NCRB की रिपोर्ट, उसी में सब लिखा हुआ है। वो तो मोदी जी झूठ बोलते हैं तो उनके बाकी लोग भी वो जोड़ते हैं। बाकी चौथा 5वां सवाल भी सुन लीजिए। चौथा सवाल था कंवड़ियों पे। ये धार्मिक यात्राओं को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा मुद्दा था, नहीं दे पाए। अखिलेश जी गए थे, जो कंवड़िये करंट लग के मर गए, और ये कुछ भी नहीं कर पाए, खाली भाषणबाजी कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न था DGP पे। ठीक है, प्रश्न में समझ गई रविंद्र जी आपके। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? समझिए, पहले 5वां प्रश्न सुन लीजिए। 5वां प्रश्न जो था वो था DGP पे। कानून व्यवस्था में NCRB ने उत्तर प्रदेश को सबसे खराब स्थिति में रखा हुआ है। अगर आंकड़ेबाजी कर रहे थे तो NCRB का आंकड़ा क्यों नहीं बता दिए मुख्यमंत्री जी? आर.के. मिश्रा जी, सवाल का उत्तर नहीं दे पाए वो। आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। रविंद्र जी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? एकदम अयोग्य मुख्यमंत्री है कि उनका भारतीय जनता पार्टी को 50% से 30% मिले हैं। रविंदर जी ऐसे प्रश्न करते रहे, और विधानसभा हो या संसद हो, हम ऐसे ही जवाब देते रहे। ठीक है, दे दीजिए जवाब के लिए, वो इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जो कि जो प्रश्न किए उन्होंने बिल्कुल आंकड़ों के साथ जवाब दिया। अब ये उस आंकड़े को सही माने या गलत माने साइज के ऊपर में है, और मुझे लगता है जो कि कम से कम रविंदर जी को पढ़ करके आना चाहिए। जो आप देखेंगे जो प्रेस रिलीज आपने देखा होगा, मेरे पास प्रेस रिलीज की कॉपी भी है, उसमें 2022-23 के अंदर में आपने देखा होगा 1.39 करोड़ ऐसे EPFO में न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ ये न्यू एम्प्लॉयमेंट है 2022-23 का। और यही आंकड़ा अगर मैं 21-22 का करूं तो ये 1.22 करोड़ जो है वहां पर न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कम से कम प्रेस रिलीज के ऊपर में जब हम बात करें, प्रेस रिलीज को अगर आगे सामने रखें और उसके बाद आकर के बात करें, तो मुझे लगता है आंकड़ा समझ में आए। आपने देखा जो कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में इस बार जो बाढ़ और सूखे की स्थिति थी, उस पर किस तरह से उन्होंने चर्चाएं की, एक एक आंकड़े दिए, एक एक क्या। और देखिए आंकड़े बताते रहिए, नहीं तो चर्चाएं रविंदर जी सुन रहे बताते रहिए। अब देखिए, नहीं, एक मुख्यमंत्री जी आंकड़ा दे रहे हैं विधानसभा के अंदर में, और ये आंकड़े ऐसे गलत नहीं हो सकते। आपको जमीनी आंकड़े बताइए, तो जमीन के अंदर जमीन के ऊपर में आंकड़े बता दीजिए क्या है आंकड़े। जमीन के ऊपर में जाकर के देखना चाहिए जो हाँ सचमुच में ये हकीकत है या गलत है या क्या है, सही है नहीं है। अरे आप लोग तो चांदी के चम्मच मुंह में रख करके तो पैदा हुए हैं, और उसके बाद आप किसान और दलित की बात कर रहे हैं। मुझे तो यही चीज हास्यास्पद लग रहा है। आपको क्या पता है किसान और गरीब और दलित का क्या स्थिति होती है? आप कम से कम जमीन पर जाकर के देखिए, उसके बाद आपको स्थिति का पता चलेगा। केवल आप हवाई बातें करेंगे विधानसभा के अंदर में, केवल आप समय बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, संसद में आकर के समय बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं चलता है। देश को, जनता को आपको विश्वास दे। देखिए, आपने देखा जो किस तरह से 2017 हो चाहे 2022 हो, कैसे जन आशीर्वाद हमें मिला है, और ये ऐसे नहीं मिला है। आज आपने जो रिएक्शन दिखाया है, मुझे लगता है कि यही हकीकत है। बिल्कुल रविंद्र जी, आपने भी वो रिएक्शंस देखे होंगे। जनता खुद इस बात को कबूल कर रही है कि उसे आखिर सरकार किसकी चाहिए। तो क्या जनता को भी आप झूठा करार देंगे? आप योगी आदित्यनाथ को, मोदी को झूठा, ठीक है मान लिया, आपके नजरिए से वो झूठे हैं, लेकिन क्या जो रिएक्शंस अभी टीवी पर आपने देखे जनता के, उससे आप सहमत नहीं है? कितने रिएक्शन चाहिए आपको? चलिए हम ECI के आंकड़े की बात कर लेते हैं। अभी ये जो महोदय EPFO पे बोल रहे थे, ये EPFO का सबसे बड़ा घोटाला DHLF के रूप में हुआ है बिजली कर्मचारियों का। आज तक मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोले, किसी को सजा नहीं हुई, और सब डका गई भारतीय जनता पार्टी। क्या बात करते हैं ये? और कितने का हुआ बता दें? 38,000 करोड़ का हुआ। आपके पास तो आंकड़े नहीं है। दूसरा पूछ रही है कि जनता आपके टीवी पे बोल रहे, जितना कही उतनी जनता बुलवा दें। अब जरा जनता ने क्या किया सुन लीजिए। 50 में इनके पास 19 में आया था 50% वोट, तब भी हमने इनकी 10 सीटें घटाई थी। रविंद्र जी, जनता को बुलवाने का क्या मतलब है? इससे पहले क्लियर कीजिए
आप उनको रोकने में आपका मत नहीं है, खाली सपा को रोकेंगे आप। मैं रोकने की नहीं बात कर रही हूँ। आप पहले आंकड़ा सुन लीजिए। फिर 22 में इनकी वोट प्रतिशत घट के रह गया 41, 55 सीटें, 57 सीटें हरा दी। फिर निकाय चुनाव में इनका 30% वोट हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में सबसे कम वोट पाया है। ये जनता का रुझान है। बहुत बहुत ये आंकड़ा बताओ ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। इस चर्चा योगी या अखिलेश किसे चुनेगा उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरके मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी और रविंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरके मिश्रा जी, रविंद्र जी बार बार कह रहे हैं आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, आप किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ऐसी जनता तो वो बुलाकर खुद खड़ा कर लेंगे। वक्ता जी, यहाँ पर मुझे पता है ये घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, इसीलिए इनको किसी के ऊपर में भरोसा नहीं होगा। ये मुझे पता है, क्योंकि इनके जितने भी सदस्य हैं, जो 26 दल है, उनको विश्वास मतलब ही नहीं होता। क्योंकि ये केवल प्रश्न पूछ सकते हैं और जब उत्तर का आप देखेंगे, अपेक्षा एक करते जरूर हैं, लेकिन जब उत्तर देने की बारी आती है और जब हम उत्तर देते हैं तो ये भाग जाते हैं। ये आपने संसद के अंदर में भी देखा और विधानसभा के अंदर में भी आप देखेंगे। आप केवल प्रश्न खड़े करेंगे, आपको जब हम जवाब देंगे तो कहेंगे नहीं ये तो गलत है। मुझे पता था। ये देखिए, मेरे पास 20/5/2023 का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का प्रेस रिलीज है। इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है 1.39 करोड़ ऐसे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, जो इससे पता चलता है, जो कि 1.39 करोड़ 22-23 के अंदर में। और यही चीज मैं अपने 2021-22 की अगर बात कराऊं तो ये 1.22 करोड़ था। दूसरी बात ये, उन्होंने किसान और दलित की बात की। 4 बार तो सत्ता में थे ये, तो 4 बार में सत्ता में इन्होंने किसानों के लिए, दलितों के लिए क्या किया, ये भी अगर मुझे आंकड़ा अगर दे देते तो मुझे लगता है जो मैं रविंदर जी के बात पर विश्वास कर लेता। लेकिन इनके पास है नहीं, ऐसे आंकड़े नहीं है, इनको पता भी नहीं है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, आपको पता होगा 9/6/2023 को केंद्र सरकार ने किसानों के जो फसल है उसकी MSP बढ़ाई थी। ये आपको पता होगा वक्ता जी, और मेरे पास उसकी लिस्ट भी है, जो पहले क्या प्राइस था और जो MSP बढ़ाई गई उसके बाद क्या प्राइस है। बाढ़ और सूखे की हालत में उत्तर प्रदेश के अंदर में 2017 से लेकर के 2023 के बीच में कितने किसानों का कितना मुआवजा दिया गया, कितना उसको राहत किट के साथ दिया गया, राहत किट अलग था, और उसके बाद जो मुआवजे दिए गए ये भी हमारे पास है। मैं 2-4 का मात्र लेना नाम चाहता हूं जिससे समय बर्बाद न हो। 2022-23 के अंदर में 12,14,000 ऐसे किसान थे जिनको 427 करोड़ का मुआवजा प्रदान किया गया। 2021-22 का 13,94,900 किसान थे, 475 करोड़ का मुआवजा दिया गया। 2020-21 में 3,62,600 ऐसे किसान थे जिनको 120 करोड़ का मुआवजा दिया गया। ये ऐसे आंकड़े मेरे पास 2017 तक के हैं। ठीक है, इनसे जवाब बातें करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। बातें करेंगे, रविंद्र जी उत्तर नहीं सुनेंगे। आंकड़ों का जवाब दे दीजिए। आप आंकड़े मांग रहे थे, आंकड़े आरके मिश्रा जी ने आपको बताए, अभी इसका जवाब आप इन्हें दे दीजिए। पहले इनके उस सोच को मैं खंडन करता हूं जिसमें घमंडिया कह रहे हैं। जब जिसका प्रधानमंत्री इसे गंदे शब्दों का प्रयोग करेगा तो प्रवक्ता क्या करेगा। आप दूसरे आंकड़े की बात करते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कितनी बार सत्ता में रहे हैं। हम 6 बार राज्य की सत्ता में रहे हैं और 4 बार केंद्र की सत्ता में रहे हैं। और हमारे साथ केंद्र की सत्ता में 2 बार रहे हैं और राज्य की सत्ता में 2 बार हमारे पिछलक्कू बन के रहे हैं। तो इनको आंकड़े ये नहीं पता है। अब इनको आंकड़े जब देने की थी, जब हमने महंगाई पे पूछा तो आंकड़ा इनके मुख्यमंत्री नहीं दे पाए, ये क्या देंगे। और तकलीफ मत करिएगा प्लीज, बीच में आपसे अनुरोध है मत करिएगा, वो आपके बदले में कर लेती हैं जो महोदया है। फिर दूसरा, रविंद्र जी आप यहाँ बहस करने बैठे हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए बैठे हुए हैं? जब उन्होंने घमंडिया कहा तो आपने एक प्रश्न उठाया क्या? तो आप उठाइए ना सवाल, मैं क्यों उठाऊंगी किसी प्रश्न पर? आप भी तो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री की सोच क्या है। मैं कह दूं ये नीच है तो आप कीजिए उनसे बातचीत, उसको लेकर क्यों नहीं आप उठाएंगे सवाल? आप मेरे ऊपर सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते हैं रविंद्र जी, आप मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप उसका जवाब देंगे मुझे। आप मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, मैं बाध्य नहीं हूँ आपको जवाब देने की। आपको जो सवाल पूछना है आप आरके मिश्रा जी से पूछिए। मैंने आपको रोका पूछने के लिए, मैंने आपको टोका। मिश्रा जी पूछ रहे थे, आप एक शब्द नहीं बोलती हैं क्या इसके लिए? मैं तो आपके में भी नहीं बोलती हूँ।
क्या आपको इसके लिए पैसा मिला हुआ है कि भाजपा के पक्ष में बात बोले तो मत बोलिए, सपा बोले अरे तो आप प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्द कहेंगे क्या? आपको ये अधिकार किसने दिया? रविंद्र जी, इस तरह से अगर आपको बहस करनी है तो मैं चाहूंगी कि आप ना ही करें। आपने बुलाया था, मेरा गर्ज नहीं है। आपके चैनलों पे मेरा गर्ज नहीं है, ये आपका गर्ज है। मत बुलाए करिए आगे से। बिल्कुल आपको नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप आने में असंतुष्ट हैं तो आप बिल्कुल नहीं आइए, बिल्कुल मत आइए। इतनी तकलीफ है तो आप बिल्कुल मत आइए। हमारे संस्थान को आपको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उनका प्रचार करिए, भाजपा लोग के पैसा नहीं, उनका प्रचार करते रहिए। आप ये तय नहीं करेंगे, आप ये तय नहीं करेंगे, आपका ये मापदंड नहीं है। अरे उत्तर आपको तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपने अगर इतने सालों अगर आपके पास जवाब है, आप आर.के. मिश्रा जी को जवाब दीजिए। तो अपने काम गिनाने चाहिए, आपको अपने काम गिनाने चाहिए। आप इस तरह की किस चीज का कर रहे हैं? आपके पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई तर्क नहीं है, ना कोई तर्क आप देना चाहते हैं तर्क। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।